नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। पंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज डॉक्टर पंकज सिंह मौजूद हैं, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन हैं। डॉक्टर पंकज सिंह, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्याएं हैं तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर पंकज से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, डिमेंशिया आखिर क्या बीमारी है? अवंतिका, डिमेंशिया एक बीमारी है जो यूजुअली एल्डरलीज में, जो लोग की उम्र हो रही है उनको होती है। और इसमें हमारा दिमाग का फंक्शन कम होने लगता है। मतलब दिमाग में कोई गांठ, ट्यूमर, यूजुअली ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ये दिमाग का फंक्शन कम हो रहा है। तो उसके फंक्शन के कम होने की वजह से जो आमतया लोगों को सबसे पहली सिम्टम्स डेवलप होती हैं वो है भूलना। तो भूलने की समस्या सबसे पहले डेवलप होती है और ये बढ़ती चली जाती है। अगर इसको कंपेयर करें नॉर्मल आदमी से तो ये आदमी ज़्यादा भूलने लगता है। और भूलने के अलावा उसकी पर्सनालिटी चेंज होती चली जाती है। वो काफ़ी डिपेंडेंट होता चला जाता है अपने रिलेटिव्स के ऊपर, अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए। उसकी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कैलकुलेशन करना, अपने शेड्यूल को बनाए रखना, सुबह उठ के हमें ये करना है, दोपहर में ये करना है, इन सब चीज़ों को भी भूल जाना, अपने रास्तों को भूल जाना, जिससे वो घर में पहले घर आता था, बाद में वो घर में भी रास्ते भूलने लगता है। तो इस तरीके से ये एक डिसऑर्डर है जिसमें पहले भूलने की और उसके बाद धीरे धीरे कई सारे डोमेन्स में, जिसमें मैंने बताया कैलकुलेशन, छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करना, 2+2, धीरे धीरे यहाँ तक हालत हो जाती है कि आदमी छोटे छोटे कैलकुलेशंस भी नहीं कर पाता है। जजमेंट करना कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किसी चीज़ को समझना कि कौन सी चीज़ दूर से आ रही है तो मैं उस समय ज़्यादा टाइम लूँगा उसको पहुँचने में, कपड़े अपने कपड़ों का सही ध्यान नहीं दे पाना, ये सारी चीज़ें उसके धीरे धीरे भूलने के साथ साथ ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो इसको बोलते हैं डिमेंशिया। अच्छा सर, आपसे साथ ही जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि जिस तरह से समय के साथ ये बीमारी और ज़्यादा गंभीर होती जाती है, तो ऐसे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी इंसान को डिमेंशिया है? इस बीमारी के फर्स्ट साइन क्या हैं? जी, अगर हम एक नॉर्मल आदमी को देखें तो आमतौर भी बहुत लोग बोलते रहते हैं कि नहीं, हमें भूलने की समस्या है। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये भूलने की समस्या के साथ साथ ये बढ़ते हुए बाकी डोमेन्स में भी, तो एक भूलना ही नहीं हुआ। अब जैसे किसी को आपने खाना दिया खाने के लिए और उसने सिर्फ चावल खाना शुरू किया, चावल ख़त्म कर दिया, फिर दाल खाना शुरू किया, तो इससे आपको समझ में आता है कि अब उसका रैशनल थिंकिंग जाने लग गया कि भाई मेरे को दाल के साथ चावल मिक्स करना है। आपने उसको बोला कि आप ये चेक ले जाके बैंक में डाल आइए, तो अब वो यहाँ से निकला, रास्ता भटकने लग गया, बैंक में गया तो कौन सा फॉर्म भरना है चेक बनाने के लिए, तो वो भी चीज़ें भूलने लग गया। तो जो भूलना आपकी डेली की एक्टिविटीज़ को नुकसान करने लग गया, उसको अफेक्ट करने लग गया, तब हम समझते हैं कि अब ये डिमेंशिया, प्रॉपर डिमेंशिया है, ना कि जनरल भूलना। इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल भूलना नहीं है, ये अब डिपेंडेंट हो गया है आदमी। इसको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ठीक है सर, इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या डिमेंशिया एक ही बीमारी है या इसके कई प्रकार भी हैं? जी, डिमेंशिया डेफिनेटली एक हम इसको बोलेंगे कि इसमें बहुत सारे प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार जो है, या जो सबसे कॉमन प्रकार है, वो है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। सबसे कॉमन डिमेंशिया ऑल ओवर वर्ल्ड हम जानते हैं कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया है। इसमें क्या होता है कि आदमी विजुअल स्पेशियल डिसोरिएंटेशन होता है, तो उसको छोटी मोटी चीज़ें तो भूलता ही है, लेकिन जो टिपिकल इसके साथ देखा गया है कि वो कौन सी जगह पे है और अपने रास्ते को, जिससे कि उसको घर पहुंचना है या घर से बाहर निकलना है, रात में घर में ही भटक जाएगा, वो किचन की जगह टॉयलेट में जाने लगेगा। तो इसको बोलते हैं विजुअल स्पेशियल डिसोरिएंटेशन, अपनी जगह से डिसोरिएंटेशन हो जाना, भ्रमित हो जाना। तो ये बहुत कॉमनली अल्जाइमर्स में देखा गया है। और इसके बाद सारे डोमेन्स धीरे धीरे अफेक्ट होते चले जाते हैं, जिसमें कैलकुलेशन की प्रॉब्लम्स होने चली जाएगी, और फिर
कैलकुलेशंस के अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, ये सारी चीज़ों में उसको तकलीफ होने चली जाएगी। तो इस तरीके से अल्जाइमर्स डिमेंशिया, जो कि पहला सबसे कॉमन प्रकार है, होता है। दूसरा प्रकार जो आजकल बढ़ते ही चला जा रहा है और हो सकता है ये अल्जाइमर्स डिमेंशिया से भी आगे बढ़ जाए, वो है वैस्कुलर डिमेंशिया। वैस्कुलर डिमेंशिया जो है ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के अनियंत्रित होने की वजह से होता है। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल अगर आपका नियंत्रण में नहीं है तो ये धीरे धीरे हमारी खून की नसों को बिगाड़ता चला जाएगा और किसी दिन स्ट्रोक भी हो जाएगा। तो वैस्कुलर डिमेंशिया में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हमारी छोटी छोटी दिमाग की नसें कई जगह पे बंद होती चली जाती हैं, इसके आपको लक्षण भी नहीं आते और ये एक एक करके ओवर द ईयर्स कई सालों में इस कंडीशन में आ जाएगा कि अब आपको धीरे धीरे भूलने की समस्या, चलने की समस्या, पेशाब में कंट्रोल की समस्या और डेली फंक्शन में आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो ये है सेकंड कॉमन डिमेंशिया, वैस्कुलर डिमेंशिया। जैसे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे ही वैस्कुलर डिमेंशिया का भी इंसिडेंस बढ़ते चला जा रहा है और हो सकता है ये अल्जाइमर से भी आगे चला जाए। इसके अलावा जो तीसरा कॉमन है वो है पार्किंसोनिज्म रिलेटेड डिमेंशिया। तो एक बीमारी है जिसको हम पार्किंसंस डिजीज़ बोलते हैं, इससे मिलती जुलती बीमारियों को हम पार्किंसोनिज्म बोलते हैं। तो जो लोगों को ये बीमारियां होती हैं उसमें चलने फिरने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसके साथ लोगों को डिमेंशिया भी डेवलप होने लगता है। तो इस तरीके से ये 3 कॉमन डिमेंशिया हैं। इसके अलावा भी कुछ लेस कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया हैं जो कई बार जेनेटिक कारणों की वजह से होते हैं, जैसे हंटिंगटन्स डिजीज़ है, पिक्स डिजीज़ है और एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिमेंशिया है, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। तो ये सारे डिमेंशिया और भी टाइप्स के हैं, लेकिन अगर हम अपने जो 3 कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशियाज हैं जैसे अल्जाइमर्स, वैस्कुलर डिमेंशिया और पार्किंसोनिज्म रिलेटेड डिमेंशिया, ये तीनों को ही देखें तो यही 80-90% केसेस ऑफ डिमेंशिया को कवर करते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने शुरुआत में अल्जाइमर्स का जिक्र किया, तो देखा जाता है कि अल्जाइमर्स नॉर्मली भूलने की बीमारी होती है जिसमें ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या अल्जाइमर्स और डिमेंशिया में कुछ अंतर है या ये दोनों एक ही बीमारी है? जी, सो अल्जाइमर्स डिमेंशिया बेसिकली एक सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स को हम डिमेंशिया बोलते हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको डिमेंशिया हो रहा है। अल्जाइमर्स जो है इसका एक टाइप है, जैसे हमने अभी बताया। तो डिमेंशिया के और भी कई टाइप्स हैं, अल्जाइमर्स उसमें सबसे मोस्ट कॉमन डिमेंशिया आजकल है वर्ल्ड ओवर। तो अल्जाइमर्स डिमेंशिया इज डिमेंशिया बट ऑल डिमेंशिया आर नॉट अल्जाइमर्स डिमेंशिया। क्यों? इसलिए क्योंकि अल्जाइमर्स डिमेंशिया का अच्छा इलाज अवेलेबल है और जो वैस्कुलर डिमेंशिया और पार्किंसोनिज्म रिलेटेड डिमेंशिया जो सेकंड और थर्ड मोस्ट कॉमन डिमेंशियाज हैं, इनका इलाज बहुत अच्छा अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई आदमी को डिमेंशिया डेवलप हो रहा है तो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सा है उसको पता करें और अगर अल्जाइमर्स है तो उसकी सही दवाई दें जिससे कि पेशेंट्स को सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट होता है। हालांकि अल्जाइमर्स डिमेंशिया दवाई के बावजूद बढ़ता चला जाता है, बाकी डिमेंशियाज भी बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन अल्जाइमर्स का अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे जो बढ़ना है वो स्लो हो जाएगा। इसके लिए इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि डिमेंशिया बीमारी के आखिर कारण क्या होते हैं? जी, सो ये जितने भी डिमेंशियाज मैंने बताए, जो अब हम डिमेंशियाज में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि वैस्कुलर डिमेंशिया जो दूसरा सबसे कॉमन डिमेंशिया है, ये प्रिवेंटेबल काइंड ऑफ डिमेंशिया है जिसमें अगर आपने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का अच्छा कंट्रोल रखा तो आपको वैस्कुलर डिमेंशिया डेवलप नहीं होगा। तो अल्जाइमर्स डिमेंशिया, पार्किंसोनिज्म रिलेटेड डिमेंशिया और एक फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, ये सब एज के साथ आने वाली चीज़ें हैं। ये क्यों होता है किसी को, इसका निर्धारित कोई भी कारण आज तक हम नहीं बता पाए हैं कि ये आदमी को अल्जाइमर्स होगा या नहीं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हैं, हेल्दी हैबिट्स रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं और अपने आप को बिज़ी रखते हैं, जैसे लेट एज आप रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद अगर आपने चूज़ कर लिया कि मुझे बस घर पे बैठना है और सोना है और कुछ नहीं करना है, तो आपको डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अपने आप को एंगेज रखें मानसिक तरीके से और फिज़िकल तरीके से दोनों, तो फिर ऐसा देखा गया है कि आप अल्जाइमर्स डिमेंशिया को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने डिमेंशियाज को प्रिवेंट कर सकते हैं।
ठीक है सर, जिस तरह से आपने कहा कि डिमेंशिया एज के साथ और ज़्यादा गंभीर होता चला जाता है, तब ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये बीमारी सिर्फ बुढ़ापे में आती है या फिर आपने देखा है कई ऐसे केसेस जिसमें यंग लोगों को डिमेंशिया हुआ है? जी, सो लास्ट क्वेश्चन में भी मेरे को ऐड करना चाहिए था। डेफिनेटली डिमेंशिया एल्डरलीज के अलावा यंग में भी शुरू होता है। तो अगर आपको जेनेटिक कारणों की वजह से डिमेंशिया है, तो ऐसा देखा गया है कि अल्जाइमर्स कुछ जेनेटिक जीन म्यूटेशंस की वजह से, आनुवांशिक कारणों से भी अल्जाइमर्स होता है। तो अगर आपको अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, जेनेटिक कारण मिले हैं, तो डेफिनेटली आपको यंग में शुरू हो जाएगा। तो ऐसा मानते हैं कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया 60-65 के बाद आने वाली कंडीशन है। जो लोगों को जेनेटिक कारणों से होता है उनको 40-45 के बाद ही अल्जाइमर्स डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही पार्किंसंस के साथ डिमेंशिया, तो कई सारे जेनेटिक कारणों की वजह से पार्किंसंस होता है जिसमें डिमेंशिया होगा। डेफिनेटली अगर आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल नहीं है और आपको 45 साल की उम्र में ही 20 साल का डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, तो आपको यंग ऑनसेट मतलब 45-50 में ही आपको डिमेंशिया के लक्षण शुरू हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे कॉमन डिमेंशिया के कारण जो कि यंग में होते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ बीमारियां हैं जो कि यंग लोगों में प्रेजेंट करती हैं, जैसे थायराइड की कमी। तो थायराइड की कमी के साथ भी कुछ लोगों को डिमेंशिया के लक्षण आ जाते हैं। तो ये एक्चुअली डिमेंशिया नहीं है, ये रिवर्सिबल कॉजेज़ हैं जिसमें भूलने की समस्या, ये बाकी सारे डोमेन्स जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, ये सारी चीज़ें थायराइड की कमी की वजह से हो सकती हैं। तो कुछ कारण ऐसे हैं जिनको अगर हम ढूंढें और उनको ट्रीट करें तो हम इनको रिवर्स कर सकते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको विटामिन B12, थायराइड, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये क्यों करेगा? ये इसीलिए करता है कि कई बार आपकी इन सारे कारणों की वजह से ही रिवर्सिबल हो सकते हैं आपके ये लक्षण। और अगर इन सारी चीज़ों को सही हैं और आपको थोड़ा फॉलोअप में, फिर वो आपको बताएगा कि आपको लाइकली कोई रिवर्सिबल कॉजेज़ नहीं है जो कि डिमेंशिया से मिलते जुलते हैं। तो आपको एज के साथ आने वाला डिमेंशिया है जिसके लिए ये ट्रीटमेंट है। यानी कि युवाओं में भी डिमेंशिया की बीमारी देखी जा सकती है। इसके साथ ही मैं अपने कॉलर्स को भी एक बार रिमाइंडर देना चाहूँगी कि अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट डॉक्टर पंकज से पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सर, जब हम बात कर रहे थे युवाओं की, तो आपसे इसके साथ ये भी जानना चाहूँगी कि युवाओं की लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा बदल गई है। कहीं ना कहीं लोग डिप्रेशन के भी शिकार कम उम्र में होने लगते हैं। तो ऐसे में कई बार फ़ोन्स के यूजेज को भी ब्लेम किया जाता है कि फ़ोन की वजह से आपकी मेंटल जो कंडीशन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसका क्या कुछ रिलेशन है डिमेंशिया से? एक्चुअली डिप्रेशन आपने जो बोला है, ये एक ऐसा देखा जाता है कि जो लोगों को डिप्रेशन हो गया है वो अपना ऐसे कई सारे सिम्टम्स डेवलप करते हैं जो डिमेंशिया से मिमिक करता है या डिमेंशिया से मिलता जुलता है। तो हम उसको बोलते हैं सूडो डिमेंशिया या डिमेंशिया प्रतीत होने वाला डिप्रेशन। तो इस केस में हम डिप्रेशन का अगर इलाज करें तो डिमेंशिया के भी सारे सिम्टम्स जा सकते हैं या ठीक हो सकते हैं। तो जो लोगों को डिमेंशिया है उनको जिन लोगों को डिप्रेशन है उनको सूडो डिमेंशिया या डिमेंशिया से प्रतीत होने वाले लक्षण कुछ आ सकते हैं। तो आपका जो दूसरा सवाल है कि मोबाइल से लेना देना है कि नहीं डिमेंशिया का, तो मोबाइल का यूसेज से ऐसा देखा गया है कि एडिक्शंस होने लग गए हैं लोगों को, और ये एडिक्शन छुड़ा देने से लोगों का मेंटल स्टेट गड़बड़ होने लगता है, एंजाइटी होने लगता है, कन्फ्यूजन होने लगता है, स्लीप वेक साइकिल, लोगों की नींद होना, टाइम से उठना, टाइम से जगना, ये सब गड़बड़ होने लगता है। तो इससे लोग प्रभावित होते हैं। ये डिमेंशिया का कारण आज तक नहीं माना गया है, लेकिन डेफिनेटली इससे एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। अच्छा सर, इसके साथ मैं जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि लगातार कई सारे लक्षण होते हैं डिमेंशिया के, लेकिन प्रॉपरली अगर आपको पता करना हो, पहचानना हो कि आपको डिमेंशिया है, तो क्या किया जा सकता है? जी, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको डाउट है कि मुझे डिमेंशिया है या नहीं, तो डॉक्टर्स सबसे पहले कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं जिसमें कुछ रिवर्सिबल कारण जो कि ठीक करने से तुरंत इसके लक्षण ठीक हो जाएंगे, वो करते हैं। तो ये जो कॉमन टेस्ट है उसमें थायराइड, विटामिन की डेफिशिएंसीज के लिए कुछ ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, सर्टेन ये साधारण लिवर किडनी के टेस्ट होंगे। और इसके बाद अगर सब कुछ ठीक आ रहा है तो फिर डॉक्टर आपको कुछ MRI या CT स्कैन कराएगा और ये देखेगा कि कहीं दिमाग में कोई
ट्यूमर, कोई गांठ, कोई ब्लड एक्यूमुलेशन, ये सारी चीज़ें तो नहीं हो गई हैं, जिससे भी कभी कभी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। फाइनली वो कुछ टेस्ट बोल सकता है कि आपको एक प्रश्नावली रहेगी जिसमें आपको आंसर करना है, और हिसाब से वो देखेगा कि आपका कौन सा टाइप का डिमेंशिया है और आपका डिमेंशिया का स्टेज एंड सिवियरिटी क्या है। चौथी चीज़ जो वो करेंगे वो है कुछ हाई टेस्ट, जो बड़े टेस्ट होते हैं जिसको पेट सीटी स्कैन बोलते हैं या फंक्शनल एमआरआई बोलते हैं। ये कुछ टेस्ट हैं जो उसको फर्दर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कौन से टाइप का डिमेंशिया है। लेकिन जो बेसिक कॉमन टेस्ट है, मैंने आपको जो शुरू में 3 बताया, यही है ब्लड टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन और कुछ प्रश्नावलीज या क्वेश्चनेयर्स जिनका डॉक्टर्स आपसे पूछेंगे और उस हिसाब से डायग्नोज करेंगे। सर, आमतौर पर भी देखा जाता है कि कई बार हम नॉर्मली कोई चीज़ रख के भूल जाएं या नॉर्मली भूलने की आदत लोगों की होती है। अब ऐसे में क्या इसे डिमेंशिया कहा जा सकता है या फिर हमें इस स्टेज पर थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है? जी, तो जो नॉर्मल लोग अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं वर्सेस एक डिमेंशिया, हम अगर ये सारी नॉर्मल चीज़ों को कोशिश करके याद रखने की कोशिश करें और वो याद रह जाए, तो फिर हम उसको डिमेंशिया नहीं कहते। तो आमतौर पे हमारा दिमाग इस तरीके से बना है कि जो चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उसको वो इग्नोर करे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक फ़ोन नंबर बोला, इसको बोला कि आप इसको कुछ देर के लिए याद कर लीजिए। आप याद कर लेंगे और फिर मैं 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद पूछूंगा तो आपको हो सकता है 1-2 डिजिट ऑर्डर में याद रहेंगे, बाकी नहीं याद रहेंगे। क्यों? लेकिन आपने वही कोई एक पिक्चर का सीन देख लिया, वही मैं आपसे 2 दिन बाद पूछूंगा, वो आपको याद रहेगा। क्यों? ये इसलिए क्योंकि ब्रेन ने आपके अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को ओमिट करना सीख लिया है। मतलब फ़ोन नंबर है भाई, फ़ोन नंबर को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो ब्रेन उसको तुरंत मिटा देता है। लेकिन टीवी का सीन आपको याद रह जाता है और 2 साल बाद वो टीवी का सीन भी नहीं याद रहेगा। तो ब्रेन इस तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अपने अंदर रख लेना और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को भुला देना, ये उसको तरीका वो आता है। इसीलिए होता क्या है कि आप अपनी डेली मर्रा की चीज़, जैसे चाबी आपने इधर रखी और बाद में भूल गए, तो ये इसकी वजह से आपकी डेली की लाइफस्टाइल नहीं इफेक्ट हुई, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपने किसी को कुछ पैसे दे दिए, आपने किसी को बिल, आपने इस तारीख को बिल भरना था, भूल गए, लेकिन आपको जब याद आया तो आपने उसको कर लिया। ये भूलने की समस्या डेफिनेटली आपकी डिमेंशिया नहीं है। लेकिन मान लीजिए अब आपका साइन गड़बड़ होने लग गया, आप अपना साइन भूल गए कि कैसे करते थे, आप अपने बैंक अकाउंट्स भूल गए, आप लोगों के चेहरे भूल गए, अब आपको वो जो दूर के रिलेटिव्स थे अब उनके नाम भूलने लग गए, उनका चेहरा भूलने लग गए, आप भूल गए कि मैंने खाना खाया है कि नहीं सुबह, और ये रेगुलरली हो रहा है, आप दिन में 6 बार खाना मांगने लग गए, तो फिर ये भूलने की समस्या जो आपकी डेली मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं डिमेंशिया। तो इस तरीके से आप इसको समझें कि डिमेंशिया, हर भूलने की समस्या डिमेंशिया नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ डॉक्टर मैं आपको बता दूं, हमारे साथ एक कॉलर मीनू ठाकुर दमोह से जुड़ गए हैं। मीनू, आप अपना सवाल डॉक्टर पंकज से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। पूछिए मैडम। नमस्कार मीनू जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, जैसा कि मुझे आज से 3 महीने पहले। जी हेलो। जी 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 सर, 3 माह पहले जैसे मैं बात करता था तो बोलते बोलते मेरी जीभ लड़खड़ा जाती थी। थोड़ी समय के लिए 30 सेकंड 20 सेकंड के लिए कोई शब्द किसी से बोलना, किसी को डांटना है, कुछ कहना, तो मैं रुक जाता था, कुछ बोल नहीं पाता था। जी ठीक है सर जी। और ये प्रक्रिया मेरे साथ करीब 3 माह पहले हुई, उसके बाद फिर 1 माह फिर रिपीट हुई जी। फिर अगेन 1 दिन बाद फिर रिपीट हुई। तो ये तीनों बार हुआ जब खाना खाया उसके बाद। जी। तो सर मतलब जीभ लड़खड़ा जाती थी, किसी से कुछ बोल रहा तो बट रुक जाती थी, 20-30 सेकंड के बाद सब नॉर्मल हो जाता, ठीक हो जाता था। ओके, आगे बताइए। फिंगर में सुन्नपन भी आ जाता सर। जी जी सर, फिर अभी करीब 3 माह पहले बीपी भी थोड़ा बड़ा हाई हुआ और फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह की तो उन्होंने बोला कि क्लॉटिंग है। जी सर, फिर मैंने जबलपुर में दिखाया, जबलपुर का ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर राजेश पटेल के यहाँ। आराम है, तब से ना सुन्नपन आ रहा ना वो कुछ हो रहा। जी सर ये क्या चीज है और कब तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्या इसका उपाय है? हाँ, तो मीनू जी देखिए, चूंकि प्रोग्राम डिमेंशिया का है तो ये डेफिनेटली डिमेंशिया नहीं है। आपको जो हो रहा है इसको भूलने की समस्या नहीं है।
आपको जो हो रहा है वो आप जो बोल रहे हैं क्लॉट हो रहा है दिमाग में, वो ऐसा हो रहा होगा कि जब आप खाना खाते होंगे उस समय किसी कारणवश आपके दिमाग के कुछ हिस्से में जहाँ से बोलना कंट्रोल होता है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई कम हुई, कुछ खून की नसें वहाँ पे सप्लाई नहीं कर पा रही हैं, हो सकता है उसके अंदर कुछ रुकावट आ रही है, जिसके लिए आपके डॉक्टर्स ने आपको कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ चालू की हैं और कि आपका ये बार बार ना हो। तो आप खून पतला करने की दवाइयों को रेगुलरली लें। बाकी ये दवाइयों को कितना दिन लेना है वो आपकी रिपोर्ट्स देख के ही हम बता पाएंगे। अगर रिपोर्ट्स में कोई ज़्यादा बड़ा अक्लूजन नहीं है, बड़ा रुकावट नहीं है, आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर नहीं है, तो इन दवाइयों को फ्यूचर में जल्दी बंद किया जा सकता है। लेकिन आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपकी उम्र ज़्यादा है और आपकी खून की नसों में रुकावट ज़्यादा है, तो आपको ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती हैं। हो सकता है डोज कम हो जाए। थैंक यू। चलिए, यानी कि अब मीनू जी को भी उनका जवाब लगता है मिल गया होगा। इसके साथ ही डॉक्टर, डिमेंशिया पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या डिमेंशिया दिमाग के अलावा शरीर के किसी और हिस्से को प्रभावित करता है? जी बिल्कुल। देखिए, जो कॉमन डिमेंशिया हमने बात की अल्जाइमर्स, इसमें शरीर के साथ उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन चूँकि आदमी का दिमाग कम होते चला जा रहा है, वो खाना पीना उसका बाद में इफ़ेक्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो बेड पे आ जाता है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर अल्जाइमर्स है, हम उसके न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा हमको चाहिए कि उसका ध्यान दें और फिजियोथेरेपी कराते रहें। इसमें शारीरिक उतने प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि किसी किसी को सीजर्स, हार्ट की कंडीशंस, ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। दूसरे जो कॉमन डिमेंशियाज हैं, वैस्कुलर डिमेंशिया या पार्किंसन रिलेटेड डिमेंशिया, इन दोनों में डेफिनेटली या काफ़ी ज़्यादा शारीरिक इन्वॉल्वमेंट होती है। वैस्कुलर डिमेंशिया में हमको जो दो कॉमन सिम्टम दिमाग के अलावा डेवलप होते हैं वो है चलने की प्रॉब्लम। आदमी बार बार गिरने की संभावना हो सकती है। अपना पोजीशन जब वो बैठ के खड़ा होता है या जब चलने की कोशिश करता है तो उसको गिरने की संभावना होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैस्कुलर डिमेंशिया में हम फिजियोथेरेपी रेगुलर कराते रहें। दूसरा मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो अफेक्ट होता है वो है पेशाब। तो आदमी को जो वैस्कुलर डिमेंशिया से अफेक्टेड है उसको बार बार पेशाब लगना, बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना, ये बहुत कॉमन है। तो उन लोगों को हमको एक हैबिट से पेशाब कराने की आदत डालनी होती है। जैसे हम उनको बोल सकते हैं कि आप हर 2 या 3 घंटे में पेशाब रेगुलरली जाएं, सो दैट आपको अर्जेंसी ना हो। जब पेशाब लगे तो अर्जेंसी होती है उनको कि तुरंत पेशाब आया, तुरंत भागते भागते रास्ते में हो गया। तो ये अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, बार बार हो रहा है, रात में कई बार उठना पड़ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं और कुछ हैबिट में चेंज करने से उनके पेशाब के लक्षणों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। पार्किंसन रिलेटेड डिमेंशिया में चलने की प्रॉब्लम के अलावा हमारे मूवमेंट की प्रॉब्लम्स, जैसे करवट लेना, अपने सर को हिलाना, आपके आँखों के ब्लिंकिंग, आँखों की पलक का झपकना, ये सारी चीज़ें भी बड़ी स्लो हो जाती हैं। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी। पार्किंसनिज्म रिलेटेड डिमेंशियाज में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से डिमेंशिया वाली बीमारियां शारीरिक के अलग अलग हिस्सों को भी अफेक्ट करती हैं, जिसमें ब्रेन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और बाकी शरीर का भी उतना ही ध्यान देना और उसका इलाज कराना ज़रूरी है। सर, इसके साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि अगर डिमेंशिया प्रायर स्टेजेस में हो तो क्या इसे होम रेमेडीज से क्योर किया जा सकता है? अगर ये प्रायर स्टेजेस में है तो होम रेमेडीज़ मतलब हम मैक्सिमम ये जो सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिसमें अच्छी स्लीप होना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, अच्छा हेल्दी खाना करना, अपनी डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल करना और मेडिटेशन, योगा, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज़, इन्हीं को हम बोलते हैं कि यही होम रेमेडीज़ हैं। इसके अलावा कोई और होम रेमेडीज़ हम किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा खाना ही होम रेमेडी है। अगर आप मेरे से ये जानना चाहती हैं कि कोई चीज़ को खाने से फ़र्क पड़ता है कि नहीं, तो नहीं, जो भी घर में नेचुरल फूड अवेलेबल है उसको खाएं। दूसरी चीज़, दूसरा आपका क्या सवाल था? नेचुरल होम रेमेडीज से अगर इसका उपचार हो सके तो इसका और कोई उपचार नहीं है। इसके बाद एक टाइम के बाद हम लोगों को कोशिश करके दवाइयाँ शुरू करनी ही पड़ती हैं। जैसे स्टेज 3 और स्टेज 4 से हमको दवाइयाँ दे देनी चाहिए पेशेंट को और चाहिए कि उसको मॉनिटर करते रहें दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के लिए। तो होम रेमेडीज़ नहीं, अच्छी हैबिट्स इज़ इम्पॉर्टेंट और फाइनली अगर ज़रूरत है दवाइयों की तो दवाइयाँ शुरू करें।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपचार। दीजिए इजाजत, नमस्कार।